ऑलराइट, तो आज का ये सेशन it is dedicated to only basic trigonometry which you may need for physics. तो it is may need आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे यू नीड समटाइम्स ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो आई स्टार्ट ऑफ डायरेक्टली विद एंगल्स एंड थोड़ा रैपिड लेक्चर रहेगा ये। तो एंगल्स सो फार फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आप क्या करते हो, आप एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेते हो। यू टेक अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट समथिंग लाइक दिस। ओ से स्टार्ट हुआ, ये ए तक गया, इसको हम बोलते हैं इनिशियल रे या फिर इनिशियल आर्म। दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल रे और इनिशियल आर्म। अब डायरेक्टेड क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है, ओके, इसका रोटेशन पे डिपेंड करेगा एंगल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, तो जब आप इसको रोटेट करते हो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, तो ओ ए रे को आप ओ बी तक ले गए, मतलब इनिशियल आर्म को, इनिशियल रे को आपने रोटेट किया है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने रोटेट किया है, ये एंगल बना थीटा। बाय द वे ये है टर्मिनल आर्म, दिस इज टर्मिनल आर्म और टर्मिनल रे। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, दिस एंगल थीटा इज टेकन टू बी पॉजिटिव, राइट। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब 11th ऑनवर्ड्स जब भी आप एंगल मेजर करते हो तो एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो अगर आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो एंगल पॉजिटिव लिया जाता है। अगर आप एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो एंगल इज टेकन टू बी नेगेटिव। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मेरा इनिशियल आर्म या इनिशियल रे ऐसा है और मैंने उसको रोटेट किया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, so this is B position, this is A position, this is O, this is initial ray, this is terminal ray. This angle here, if the ray or the arm is rotated in clockwise direction, then angle theta is taken to be negative angle, right? तो एंगल नेगेटिव कब, एंगल पॉजिटिव कब, ये पता होना चाहिए। ओके, देन देयर इज समथिंग वेरी बेसिक। हमारे पास दो सिस्टम होते हैं एंगल मेजरमेंट के। एक तो आपको पता है आप डिग्री में मेजर करते हो, दूसरा होता है रेडियन में मेजर करते हो। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाउ मच इज वन रेडियन, आपने डिफाइन कैसे किया। आप बोलते हो कि हमारे पास एक एंगल है, ये रेडियस है आर, राइट, और हमने एक आर्क लेंथ ले लिया, वी हैव टेकन सम आर्क, दिस इज आर्क, लेट अस से ये आर्क है ए बी। जब आर्क लेंथ ए बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल हो जाता है, सो इफ द लेंथ ऑफ आर्क ए बी हैपन्स टू बी इक्वल टू रेडियस, तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर, this arc is making some angle at the center and that is called as 1 radian. तो आपको ये बताना चाहिए 1 radian is that angle subtended by the arc when the length of arc is equal to radius of circle. तो जब arc length और radius equal होते हैं तो जो angle बनता है center of circle में, that is 1 radian. And by the way, degrees से radian में convert करना है अगर आपको, if you want to convert from degrees to radian, you should know that you multiply by पाई बाय 180। अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो यू मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, राइट। तो डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। देन यू शुड नो समथिंग which are called as quadrantal angles। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स मतलब क्या, तो हमने यहाँ पे इनिशियल आर्म जो था, इनिशियल रे जो था, हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिया है, राइट। तो जब टर्मिनल आर्म, मैं टर्मिनल आर्म की बात कर रहा हूँ, हम इसको इनिशियल आर्म को रोटेट करेंगे। जब टर्मिनल आर्म अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब, या फिर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस आएगा, तो जो एंगल बनेंगे उस केस में दोनों कॉल्ड एज क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो
ये था आपका इनिशियल आर्म, ये है आपका फाइनल आर्म। तो व्हेनेवर टर्मिनल आर्म is along x or y axis, the angles so formed are called as quadrantal angles. Okay, so whenever terminal arm is either along x or y axis, positive or negative, then the angles so formed are called as quadrantal angles. तो ये आपका है, this is quadrantal angle over here 90 डिग्री, फिर 180 भी quadrantal है क्योंकि टर्मिनल आर्म जो है अभी नेगेटिव x की तरफ है। 270 भी आपका क्वाड्रेंटल एंगल है क्योंकि टर्मिनल आर्म जो है, टर्मिनल रे जो है अराउंड नेगेटिव y है। तो 360 भी आपका क्वाड्रेंटल एंगल है बिकॉज देन इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म बोथ आर अलोंग सेम डायरेक्शन, राइट। सो व्हाट सिंपल है, व्हेन द टर्मिनल रे लाइज either along x or y axis, then the angles so formed are called as quadrantal angles. तो ये बहुत इजी चीज है, you should know what are quadrantal angles. Then pardon me for spelling, so उसके पता होना चाहिए what are co-terminal angles. Co-terminal angles. तो अब मान लेते हैं हम, let us take initial arm, ये हमारा initial arm है 0 to A. Then we have terminal arm, terminal ray 0 to B. ये एंगल है let us say थीटा। अगर मैं टर्मिनल आर्म को, if I rotate टर्मिनल आर्म अगेन बाय 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन, तो वापस से सेम पोजीशन आएगा। मतलब थीटा एंगल के लिए या फिर थीटा प्लस 2 पाई एंगल के लिए या फिर थीटा प्लस 4 पाई एंगल के लिए या फिर थीटा प्लस 6 पाई एंगल के लिए एंड सो ऑन, टर्मिनल आर्म हमेशा OB के अलोंग आएगा। Such angles are called as co-terminal angles. So directed angles of different rotation. हमने पहले क्या किया, हमने पहले OA इस आर्म को B तक ले गए, एंगल थीटा बना। फिर हमने वापस से एक रोटेशन कंप्लीट किया, मतलब वापस 2 पाई से रोटेट किया, वापस से टर्मिनल आर्म की पोजीशन सेम आई। हमने और एक रोटेशन किया तो वापस से टर्मिनल आर्म की पोजीशन सेम आई, राइट। तो co-terminal angles are directed angles for which you always have position of terminal arm as the same. रोटेशन डिफरेंट हुआ है, एक केस में एंगल सिर्फ थीटा है, दूसरे केस में थीटा प्लस 360 है, मतलब थीटा प्लस 2 पाई है। एक केस में आपका दो रोटेशन के बाद आ रहा है, मतलब थीटा प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई। लेकिन हर एक केस में इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म, टर्मिनल आर्म का पोजीशन सेम है। ऐसे एंगल्स को आप बोलते हो को टर्मिनल एंगल। सो थीटा, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई, थीटा प्लस 8 पाई, इन शॉर्ट थीटा प्लस 2n पाई। These are co-terminal angles always, okay, right? तो ये आपको बताना चाहिए। So whenever you hear co-terminal angles, so you should know what are co-terminal angles by the way. अब now इतना basics of angles is sufficient. मैं ज़्यादा angles की डिटेल में नहीं जाऊँगा। We will not take examples of conversion degrees या रेडियन में example हम solve नहीं करने वाले हैं। जो important है सीधा उसकी तरफ जाएंगे। So important is to define trigonometric ratios. अब trigonometric ratios मतलब साइन, कोसाइन, tan, मतलब इन शॉर्ट तो डिफाइन तो दो ही करते हो आप साइन और कोसाइन ही डिफाइन करते हो। tan तो साइन अपॉन कॉस होता है, cot cos अपॉन साइन होता है, राइट। सिमिलरली sec 1 अपॉन कॉस होता है और कोसेक 1 अपॉन साइन होता है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि बेसिक जो है, बेसिक इज जस्ट साइन एंड कॉस। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, आपने स्कूल लेवल तक व्हाट यू लर्न है, स्कूल लेवल तक आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हो, ओके, यू टेक राइट एंगल ट्राइंगल, फिर आप एक एंगल लेते हो थीटा, फिर मान लेते हैं ये x है, ये है y, ये है r, फिर आप बोलते हो sin थीटा इज डिफाइंड एज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप बोलते हो sin थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज एडजेसेंट साइड
upon hypotenuse, right? This is correct up to school level. Whenever you are into 11th now, 11th and 12th, उस केस में what we do is we define trigonometric ratios from a right angle triangle, yes, but वो जो right angle triangle है वो एक सर्कल में एम्बेडेड है. तो हमने एक सर्कल लिया, लेट मी ड्रॉ लिटिल बिग सर्कल. तो हमारे पास एक सर्कल है बेसिकली, और इस सर्कल में हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे सर्कमफरेंस पे. तो वी आर टेकिंग सम पॉइंट P ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, राइट. इस P का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x, y. कैसे करते हैं मैं ये बता देता हूँ. सी द थिंग इज, आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता होना चाहिए. हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है P. मुझे बताना है कि ये पॉइंट P कहाँ पे है ना. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक सिटी में आपको कोई लोकेशन बताना होता है, राइट, तो एक एड्रेस बताना होता है, तो यू यूज सम लैंडमार्क, इसके पास, उसके पास, यहाँ वहाँ जो भी होगा. अगर अर्थ की सरफेस पे आपको बताना है तो इन दैट केस आप क्या करते हो, आप लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बताते हो. आप कभी जीपीएस भी यूज करते होंगे, तो वहाँ पे समथिंग कॉमा समथिंग लिख के आता है, मतलब यू आर टेलिंग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. सिमिलरली मुझे एक पी पॉइंट का लोकेशन बताना है. तो सबसे पहला काम हम करते हैं, हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन करते हैं. तो वी टेक सम कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट. तो वी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. फिर हम बोलते हैं ठीक है, अभी पी पॉइंट तक जाना है ना, तो पहला इतना चल लिया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आ गया. फिर हम ऊपर की तरफ गए, मतलब वाई कोऑर्डिनेट आ गया. फिर हम बोलते हैं एक्स कॉमा वाई, राइट, करेक्ट. तो सिमिलरली हमारे पास एक सर्कल था. सर्कल का मान लेते हैं ये ओरिजिन O है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. सर्कल के सर्कमफरेंस पे एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, मतलब ये ऐसा है. नाउ दिस इज x, दिस इज y, एंड दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल r, एंड दिस इज एंगल थीटा. तो trigonometric ratio, when you are in higher standards, you define again from right angle triangle, of course, but this right angle triangle is embedded, is inside a circle. अगर ये चीज आपने समझ ली तो आगे का पूरा ट्रिग्नोमेट्री नथिंग, वन फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री खत्म. पर ये समझना जरूरी है आपको. अब आप डिफाइन कैसे करोगे, अब आप बोलोगे कि साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब वही आ गया y by r. cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक P पॉइंट की लोकेशन हम x, y कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं, राइट. तो डिपेंड करता है, मुझे इस P पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो डिपेंड करता है कि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करूं. अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या, जब आप लोकेशन x और y के फॉर्म में बताते हो उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. पोलर में क्या होता है कि जब एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है उसका लोकेशन बताना है, तो आप बोलते हो कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के सेंटर से r इसका रेडियस हो गया. फिर मैं ऊपर गया तो एक एंगल बना थीटा. तो इस P पॉइंट की लोकेशन आप x, y या फिर r थीटा में भी बता सकते हो. तो यू कैन यूज ईदर x, y मतलब कार्टेशियन सिस्टम, और यू कैन यूज r थीटा व्हिच इज पोलर सिस्टम. ओके. तो अब बाय डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस, यहाँ डेफिनेशन समझ में आ रहा है आपको कि x आपके पास है r cos थीटा और y आपके पास है r sin थीटा. तो ये जो P पॉइंट था जो x, y था, इसी को मैं लिख सकता हूँ P is r cos थीटा, r sin थीटा. मतलब मैंने कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लिया. क्यों? क्योंकि देखो क्यों करना होता है, इसलिए करना होता है क्योंकि r तो हमेशा कांस्टेंट होगा ना. पॉइंट P कहीं पे भी हो, पॉइंट P यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, है ना. r तो कांस्टेंट है, एंगल चेंज हो रहा है. तो अब हमको बेसिकली दो की नहीं एक सिंगल वेरिएबल की जरूरत है. पहले
अगर जैसे जैसे पी पॉइंट सरकमफेरेंस पे मूव होगा तो वैसे वैसे एक्स की वाई की वैल्यू दोनों की चेंज होगी। लेकिन अगर मैं आर और थीटा के फॉर्म में लिखता हूं तो व्हाट इज एडवांटेज? एडवांटेज ये आ जाता है कि रेडियस तो कांस्टेंट ही है। पी पॉइंट सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी हो रेडियस तो कांस्टेंट है, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है। इसलिए सर्कल पे आपको अगर पोजीशन बताना है, लोकेशन बताना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट ज्यादा कंफर्टेबल होता है, इजी होता है, क्योंकि एक सिंगल एंगल से बता सकते हो आप, क्योंकि आर कांस्टेंट है। गुड। सो बाय द वे, तो to define trigonometric ratios here we take a right angle triangle, that is true, but ये right angle triangle की सर्कल के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? आगे और समझिएगा आपको। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यू हैव x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। बाय द वे, अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करता हूँ तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना? ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है मैंने, डजंट मैटर। तो x था r cos थीटा, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। गुड। तो ये आपको मिल गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर कांस्टेंट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब आप ये मत बोल देना कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। यस वो 1 है, वो प्रूव करना है हमको, वी आर प्रूविंग इट। कैसे करेंगे? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल? कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल? लेट्स सी। तो ये हमारे पास सर्कल था, we have this circle over here and just copy this and paste it over here। ठीक है। अब if you remember distance formula, मुझे OP ये डिस्टेंस निकालना है। अगर याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप बोलते हो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर OP। लेकिन OP तो रेडियस है सर्कल का, x2 तो x है यहाँ पे, और x1 मतलब 0 0, क्योंकि ओरिजिन है दूसरा पॉइंट, 0 स्क्वायर प्लस y2 इज y माइनस y1 इज 0 स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या आया था हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 क्या आया था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। तो नाउ ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 2 से क्या आया है? r स्क्वायर आया है। तो आप ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। कैंसल कैंसल। तो दिस इज हाउ यू गेट दिस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से आता है। बाय द वे, मैं इंटेंशनली ले रहा हूँ ये सब बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। देन ये एक आइडेंटिटी है, ऐसे 3 आते हैं। कैसे? पहले मैंने साइन स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, देन एंड ऑफ कोर्स इससे पहले असम्पशन भी है कुछ, तो असम्पशंस पहले ले लेते हैं। वी हैव डिफाइंड सो फार, हमने सिर्फ यहाँ पे साइन और कॉस डिफाइन किया था, अब टैन भी डिफाइन करना पड़ेगा, कॉट भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपने डिफाइन किया साइन थीटा और कॉस थीटा। अब टैन थीटा बाय डेफिनेशन ये आता है साइन बाय कॉस, तो ये आ गया आपका y बाय आर अपॉन x बाय आर, आर आर कैंसल, तो ये आ गया y बाय x। ओके, सिमिलरली आप सेक थीटा डिफाइन कर सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन x बाय r, मतलब r बाय x। सिमिलरली आप डिफाइन करते हो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये आपका आ जाएगा r बाय y। ये डेफिनेशन है सारे के सारे। नाउ यूजिंग दिस आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रॉब्लम क्या होता है नीट जैसे एग्जाम में या जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम में, जहाँ पे फिजिक्स के लिए आपको मैथ्स की जरूरत है, प्रॉब्लम ये होता है कि फॉर्मूला याद नहीं आते हमको। फॉर्मूला याद नहीं आते क्योंकि फॉर्मूला हमको रटने नहीं होते, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर कमिंग। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है,
तो मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस बाय साइन कॉट है। ओके सिंपल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन इज कोसेक, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। ये आ गया आपका सेकंड आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 ये पहला आइडेंटिटी था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर सेकंड आइडेंटिटी है। आपने एक बार साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, अब कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल लो। तो मैं इसी आइडेंटिटी से अगर कॉस स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो पहले टर्म में बचता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बट 1 अपॉन कॉस यू हैव डिफाइंड ऑलरेडी, 1 अपॉन कॉस क्या था आपके पास, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया तीसरा आइडेंटिटी। एंड ऑफ कोर्स दे आर फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स। हम किसी भी एंगल के लिए नहीं कर सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में, जब हम फंक्शन का डोमेन और रेंज की बात करेंगे तब हम देखेंगे। बाय द वे फॉर द टाइम बीइंग ये तीन आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये पता होना चाहिए आपको। नाउ अब इम्पोर्टेंट थिंग इज कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इसको हमको कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में। सी द थिंग इज, एज वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड, हमने ऑलरेडी बोला कि x इक्वल टू r cos थीटा है और y इक्वल टू r sin थीटा है ना। अब हम क्या करेंगे, हम लेके एक यूनिट सर्कल ले लेंगे। यूनिट सर्कल का मतलब हमें पता होना चाहिए, तो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल प्रॉपर्ली फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो यूनिट सर्कल वो सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है। ओके, सो अ सर्कल विद रेडियस इक्वल टू 1 इज अ यूनिट सर्कल। रेडियस की वैल्यू 1 मतलब x इक्वल टू r cos, y इक्वल टू r sin। क्यों? क्योंकि मैंने रेडियस 1 ले लिया इसके लिए। गुड। अब अगर जो वो P पॉइंट था हमारा, है ना, P पॉइंट की जो बात कर रहे थे, P पॉइंट विच वाज ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, जिसका कोऑर्डिनेट x, y था। गुड। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो आपको पता है कि x और y दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, और बाय डेफिनेशन x cos थीटा आता है और y sin थीटा आता है। तो पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, मतलब cos पॉजिटिव sin पॉजिटिव, क्योंकि तो डेफिनेशन ही है x इक्वल टू cos थीटा और y इक्वल टू sin थीटा, तो डेफिनेशन ही हो गया फॉर यूनिट सर्कल। तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में cos और sin पॉजिटिव, और इफ यू रिमेंबर बाय डेफिनेशन tan थीटा ये तो sin और cos से ही बना था, करेक्ट। तो जब पहले क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव cos पॉजिटिव तो tan भी पॉजिटिव, और cot जो है वो तो 1 अपॉन tan है, मतलब cos अपॉन sin है, क्योंकि cos भी पॉजिटिव sin भी पॉजिटिव तो cot भी पॉजिटिव। फिर sec थीटा जो है वो 1 अपॉन cos थीटा है, लेकिन cos तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव, और क्योंकि cosec थीटा 1 अपॉन sin है और पहले क्वाड्रेंट में sin भी पॉजिटिव है तो cosec भी पॉजिटिव है, मतलब पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब जब यही P पॉइंट आप सेकंड क्वाड्रेंट में ले रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव आती है, y की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव। x नेगेटिव मतलब cos नेगेटिव, और cos से जो जो चीज बनी है सब नेगेटिव। cos से क्या क्या बना है, tan बना है, cot बना है और sec बना है, राइट।
तो दिस आर ऑल नेगेटिव। तो क्या पॉजिटिव होगा? सिर्फ साइन, क्योंकि y इक्वल टू साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, alright? So in the second quadrant you have sine and cosec positive. In the first quadrant you have all positive. Second quadrant you have sine and cosec positive. जब थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोगे पॉइंट P को, तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, मतलब x और y दोनों नेगेटिव नेगेटिव आएंगे, राइट? थर्ड क्वाड्रेंट बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब cos भी नेगेटिव, sin भी नेगेटिव। लेकिन जब tan की बात होगी तो tan में क्या होगा? tan में यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, राइट? तो माइनस माइनस गया तो tan पॉजिटिव हो गया। और cot का भी सेम केस है, cos माइनस है, sin माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cot पॉजिटिव हो गया। लेकिन sec माइनस 1 अपॉन cos थीटा, और ये 1 अपॉन माइनस sin थीटा cosec, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव आता है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप हो तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। ओके, सो इन दिस केस ओनली cos, है ना, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, सॉरी, तो y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और cos से क्या बना है? sec, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे cos पॉजिटिव, यहाँ पे sec पॉजिटिव। So this is how you need to understand कि पहले क्वाड्रेंट में all positive add, दूसरे में sin और 1 upon sin मतलब cosec add sugar, और तीसरे क्वाड्रेंट में tan और 1 upon tan add sugar to coffee, all positive, sin positive, tan positive, cos positive। तो जब आप ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स में जहाँ पे साइन और कॉस एंगल्स इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में हो आप, राइट? तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू राइट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में हूँ और मैं कॉस की बात कर रहा हूँ तो माइनस होगा कॉस वहाँ पे, इसलिए आप लिखते हो साइन कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा एज माइनस साइन थीटा। वो हम बाद में देखने वाले हैं, बाय द वे विद एग्जांपल हम देखेंगे। तो ये बेसिक है। बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि आपने डिफाइन कैसे किया साइन और कॉस को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? Once you know that x equal to r cos theta and y equal to r sin theta, फिर हमने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल लिया था। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस यूनिटी हो, r की वैल्यू 1 हो, तो हमने देखा कि वो जो P पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉस और साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में दो ही बेसिक फॉर्मूला, दो ही बेसिक फंक्शन है, एक साइन एक कॉस, बाकी सब साइन कॉस से बना है। साइन अपॉन कॉस करोगे तो tan मिलेगा, कॉस अपॉन साइन करोगे तो cot मिलेगा, 1 अपॉन साइन करोगे तो cosec मिलेगा, 1 अपॉन कॉस करोगे तो sec मिलेगा। तो बेसिक इज साइन एंड कॉस। तो आपको x इक्वल टू कॉस है और y इक्वल टू साइन है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव आने वाला है, राइट? सो वंस यू नो दिस, अब हमको देखना है व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉस। देखो, हमको ऑलरेडी पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हमने डिफाइन किया था, अभी अभी हमने दिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वी हैव जस्ट प्रूव्ड हियर, राइट? We have just proved this. Now, यूनिट सर्कल अगर होगा, फॉर यूनिट सर्कल मतलब r की वैल्यू 1, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है और y स्क्वायर की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 1 है। कैसे? सिंपल थिंग, एक्सट्रीमली सिंपल चीज है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यस, मैं 1 में से कुछ माइनस कर रहा हूँ और फिर एक्स स्क्वायर मिल रहा है,
मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। सिमिलरली हम ऐसा भी लिख सकते थे वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब मैं 1 में से कुछ माइनस करूंगा तब वाई स्क्वायर मिलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे 2 होता हाँ तो फिर लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2 ऐसा लिखते। ओके, अगर होता तो, पर हमारे पास 1 है, यूनिट सर्कल की बात हो रही है हमारी। नाउ एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और +1 से कम होगी। सिमिलरली y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगी और लेस देन इक्वल टू +1 होगी। लेकिन x बाय डेफिनेशन क्या है? cos थीटा। y बाय डेफिनेशन क्या है? sin थीटा। तो -1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 एंड y के केस में आप सिर्फ sin थीटा डालोगे। तो मिल गया आपको x का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, मतलब cos का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1, sin के लिए भी सेम। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि रेंज में आऊंगा, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, मैं उस पर आऊंगा। इसलिए आप हमेशा बोलते हो cos और sin की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आती है, राइट? सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब हमको देखना है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करनी है हमको, और हमको देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स? ओके, अब I will take you to 10th, 9th, 10th standard first and फिर 11वीं की बात करेंगे। आपको एक टेबल बताया जाता है, आप बोलते हो साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ एंगल लिखते हो 0, 30, 45, 60, 90। फिर आप क्या करते हो 1, 2, 3 ऐसा लिख लेते हो, डिवाइड बाय 4 कर लेते हो, है ना, फिर रूट लेते हो, ऐसा कुछ करते हो आप, जो भी होगा। ऑफ कोर्स यू स्टार्ट फ्रॉम 0, you start from 0, 1, 2, 3, 4 and then divide by 4, divide by 4, divide by 4 and then you take root। तो sin 0 0, sin 30 1 by 2, ये 1 by 2 का रूट तो 1 by रूट 2, ऐसा आप लिखते हो। ओके, तो ऐसा टेबल बना लेते हैं हम लोग, दैट इज ओके, टेबल तो बना लिया वो ठीक है, लेकिन ये sin 0 की वैल्यू 0 ही आएगी और sin 90 की वैल्यू 1 ही आएगी, ये किसने बताया हमको? तो ये एग्जैक्टली आता है आपका बाय डेफिनेशन ऑफ कॉस एंड साइन। तो हमने जो सर्कल लिया था, यूनिट सर्कल जो हमने लिया था, यूनिट सर्कल, यूनिट ये वर्ड बार बार बोलना पड़ता है मुझे, यूनिट सर्कल मतलब ये ओरिजिन है 0 0 और अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ पी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट आएगा 1,0, क्योंकि ये पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1, क्योंकि मैंने रेडियस की वैल्यू 1 ली थी, और एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका वाई वैल्यू 0 होता है। ओके, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका वाई वैल्यू 0 होता है, और बाय डेफिनेशन एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा था, आर की वैल्यू 1 ली है और एंगल 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि ये जो पॉइंट पी है ये इनिशियल आर्म पे ही है, हमने रोटेट किया ही नहीं है, रोटेट नहीं किया तो वो अलोंग एक्स एक्सिस ही है, वो अलोंग एक्स एक्सिस होने का मतलब ये है कि एंगल 0 है, तो इसलिए आप बोलते हो cos 0 इक्वल टू 1। क्यों? मैं वापस बता रहा हूँ, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन x इक्वल टू cos थीटा, r की वैल्यू 1 कर दी, p पॉइंट, जब p पॉइंट मैंने x एक्सिस पे लिया तो उसकी वैल्यू क्या आई, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई 1, मतलब x की वैल्यू क्या आई 1, एंगल कितना था 0 था, तो cos 0 कितना आया 1, y क्या है sin थीटा, लेकिन p पॉइंट जब x एक्सिस पे था तो y की वैल्यू 0 और एंगल भी 0, तो sin 0 इज 0, तो इसलिए आप लिखते हो ऐसा यहाँ पे sin थीटा cos थीटा, 0 के लिए ये 0 ये 1, ऐसा लिखते हो आप। देन अगर मैं ये p पॉइंट सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, इसको q बोल देते हैं। ओके, यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट 0 आता और y कोऑर्डिनेट 1 आता,
राइट। तो फॉर ये था फॉर पॉइंट P। अब फॉर पॉइंट Q की बात कर लेते हैं हम लोग। फॉर पॉइंट Q you know x equal to cos theta, y equal to sin theta. X is 0, angle is 90, so cos 90 is 0, y is 1 and angle is 90, so sin 90 is 1. तो 90 डिग्री के लिए मतलब पाई बाय 2 रेडियन के लिए ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 0। गुड, राइट। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं एंगल 120 डिग्री ले लेता हूँ। तो मतलब मैं जो टर्मिनल आर्म ले रहा हूँ वो टर्मिनल आर्म यहाँ पे है, मान लेते हैं दैट इज सम अदर पॉइंट, लेट अस से सम पॉइंट एस। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एंगल आपका है 120, मतलब ये एंगल आपका हो गया 60, क्योंकि 180 प्लस 60 इज 120 प्लस 60 इज 180, और ये 90 डिग्री है, तो ये 60, ये 90 और ये एंगल आ गया 30 डिग्री, और रेडियस आपने लेके रखा था 1। तो ये जो एक ट्रायंगल बना, लेट मी जस्ट राइट इट लिटिल बेटर सो दैट यू अंडरस्टैंड। सो दिस एंगल हियर वाज 60 डिग्री, 60 डिग्री है ये, और ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये 30 बनेगा, और ये r की वैल्यू 1 है, हाइपोटेन्यूज 1 है मतलब। तो यहाँ पे आप 30, 60, 90 थ्योरम यूज करते हो। तो 30, 60, 90 थ्योरम यूज करके आप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, यू फाइंड दिस वैल्यूज आउट। तो इट टर्न्स आउट टू बी, यहाँ पे आपके पास साइन ऑफ 120 रूट 3/2 आता है, और ये आता है -½ राइट। -½ क्यों आता है? क्योंकि x इज cos थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, ये भूलना नहीं, y पॉजिटिव है इसलिए। ओके, तो ऐसे आप किसी भी एंगल के लिए बाय अप्लाइंग 45, 45, 90 या 30, 60, 90 थ्योरम, आप किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हो। तो वंस यू हैव दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन, अब आपको ये पता लग गया कि एंगल निकालते कैसे हैं, राइट। वेल, इसको मैं आगे और डिटेल में लूंगा, बट सिंस वी हैव लिमिटेड टाइम, तो हम लोगों को जो स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है उसकी नीड होती है। क्यों? क्योंकि बहुत बार आप देखोगे फिजिक्स में, बहुत बार आएगा, जब आप दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालोगे तो cos ऑफ 120 डिग्री, ऐसा बहुत बार आता है, और ये -½ होता है, पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, दिस सम वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे थे, मतलब हम लोग अभी तक पॉजिटिव एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे थे, हमने नेगेटिव की बात ही नहीं की। सो लेट्स सी व्हाट आर trigonometric functions of negative angles। और ये जो नेगेटिव एंगल्स है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद रखना, समझना, ये दो तरीके से पॉसिबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय नेगेटिव एंगल? ये हमारे पास था कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है। अब तक हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे, अब हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन में जाएंगे, मतलब वी हैव रोटेटेड दिस क्लॉकवाइज, मतलब एंगल नेगेटिव होगा। ओके, एंड आपको पता होना चाहिए कि जब आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है, और एंगल भी नेगेटिव होता है। तो मैं जब साइन या कॉस लूंगा, तो बाय डेफिनेशन x क्या था? कॉस था, है ना, कॉस ऑफ थीटा, लेकिन थीटा नेगेटिव, क्यों नेगेटिव? क्योंकि हम लोगों ने क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो एंगल नेगेटिव लेंगे, बट बाय डेफिनेशन x वाज cos थीटा, तो cos ऑफ थीटा इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा, राइट। cos ऑफ थीटा इज
कॉस ऑफ माइनस थीटा, इसको लिखते वक्त बहुत बार ऐसा लिखा जाता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो ऐसा बोलते हैं कि कॉस की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, सेम आता है ना। मतलब कॉस ऑफ माइनस 45 डिग्री इक्वल टू कॉस ऑफ प्लस 45 डिग्री, कॉस ऑफ माइनस 60 इक्वल टू कॉस ऑफ प्लस 60, सेम ही आता है। लेकिन जब साइन की बात करेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा टर्न्स आउट टू बी माइनस साइन थीटा। ओके, एंड बाय द वे, जब एंगल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या फंक्शन की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हो इवन फंक्शन। और जब माइनस लेने की वजह से फंक्शन के आगे भी माइनस लग जाता है तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ आपको। हम मान लेते हैं मेरे पास f of x इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब मैं x की जगह पे माइनस एक्स डाल देता हूँ, तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स का क्यूब, मतलब माइनस एक्स क्यूब मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हमको क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। पावर क्या था, ऑड था ना, इसलिए इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्योंकि ऑड पावर के लिए वेरिएबल की वैल्यू अगर आप नेगेटिव डाल रहे हो तो फंक्शन के आगे एक नेगेटिव साइन आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। अब मैं मानता हूं मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर है। अगर मैं जी ऑफ माइनस एक्स भी लिखता हूं तो माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है ना, इसलिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यस, तो इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये इवन पावर के लिए हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। तो याद रख लेना, कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है और साइन जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है। मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री इज माइनस साइन 45, राइट। ये भी नहीं याद रहा तो आगे मैं और एक बताने वाला हूँ, और एक मेथड से आप याद रख सकते हो, समझ सकते हो। वेल, नाउ यू कैन एक्चुअली, ये तो हमने नेगेटिव एंगल सिर्फ साइन और कॉस की बात की है ना। तो व्हाट वी हैव सो फार, हमारे पास है कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हम tan ऑफ माइनस थीटा भी तो डिफाइन कर सकते हैं ना। फिर कैसे, tan ऑफ माइनस थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा आपका tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। तो ये आ गया माइनस tan थीटा। मतलब tan ये फंक्शन भी ऑड फंक्शन है। सिमिलरली जब कॉट की बात करोगे तो कॉट का भी ऐसा ही होने वाला है, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। गुड। अगर मैं सेक की बात करता हूं तो सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक इज 1 अपॉन कॉस, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा। तो आपको मिल गया सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, मतलब सेक थीटा ये इवन फंक्शन है। सिमिलरली आप लिख सकते हो कोसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक जो है ये 1 अपॉन साइन से बनता है इसके लिए, राइट। तो नाउ यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज बिटवीन व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा माइनस cot थीटा, cosec ऑफ माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, sec ऑफ माइनस थीटा इज प्लस sec थीटा। तो ऐसा ये आपका नेगेटिव एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन होते हैं। गुड। और ये आपको बहुत बार फिजिक्स के प्रॉब्लम में लगने वाला है, तो यू हैव टू नो दिस। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इज डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले डोमेन क्या है वो समझ लो। हमेशा हम इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन, मतलब कौन से एंगल के लिए फंक्शन को डिफाइन किया, दैट इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन। और एक बात होती है रेंज।
तो एक ऐसा काम करते हैं हम लोग, व्हाट विल डू इज, मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ बॉक्स। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए, दैट्स इट। नाउ इस डोमेन में मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, रियल नंबर्स 0, 30, 45, 60, 90, ये आ गया थीटा। यहाँ लिख देता हूँ मैं y। ओके, मैं बोलता हूँ y इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा फंक्शन है ना। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ नंबर्स बेसिकली। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू साइन थीटा। तो जब आप मैचिंग करोगे, पेयरिंग करोगे यहाँ पे, तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 is 1। इसके आगे जाओगे तो फिर वैल्यूज रिपीट होना चालू हो जाता है, तो मैं जान ही रहा हूँ, राइट। तो अब ये जो थीटा था इसको बोलते हैं डोमेन, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो थीटा की वैल्यू डिफाइन की। पहले हमने बोला कि थीटा हम 0 से लेके 90 तक लेंगे, 0 से लेके 180 तक लेंगे, 0 से लेके 360 तक लेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। एंड देन हमने चेक किया कि साइन ऑफ थीटा की क्या वैल्यू आ रही है। तो साइन ऑफ थीटा की जो भी वैल्यू आएगी 0 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक, उसको बोलेंगे रेंज। तो आपको रेंज और डोमेन पता होने चाहिए। ये मैंने हाफ किया है सिर्फ समझाने के लिए, अब पूरा पिक्चर हम देखेंगे अब। सो लेट अस लुक एट कंप्लीट पिक्चर। तो लेट अस राइट फंक्शन, let us write what is domain of the function, and then let us write what is range of the function, range of the function, and let us write what is period of the function. तो हमारे पास जो ये फंक्शन है, साइन फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है एनी रियल नंबर, क्योंकि मैं साइन 0, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 10.1 डिग्री, साइन 20.1 डिग्री, मेरी मर्जी में वो नंबर ले सकता हूँ। तो डोमेन है रियल नंबर, क्योंकि साइन जो है वो किसी भी एंगल के लिए डिफाइन हो सकता है। वो 0 के लिए भी हो सकता है, 360 के लिए हो सकता है, 360.5 के लिए भी हो सकता है। सो एनी रियल नंबर, तो जहां जहां पे फंक्शन डिफाइन हो सकता है उसको बोलते हैं डोमेन। तो एनी रियल नंबर। रेंज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, क्लोज्ड इंटरवल मतलब -1 से +1 तक, इंक्लूडिंग -1 एंड +1, ये रेंज होता है। जैसे साइन ऑफ 90 is 1, है ना, साइन ऑफ 90 is 1, तो साइन ऑफ सम एंगल -1 भी आएगा। तो -1 से +1 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है, और ये हमने ऑलरेडी देखा था। कहाँ, थोड़ा टाइम पहले हमने कहीं तो देखा, यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, कि साइन का जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में है, इंक्लूडिंग -1 पीरियड इज 2π। पीरियड 2π मतलब साइन की वैल्यू वापस रिपीट होगी आफ्टर 2π एंगल, 360 डिग्री के बाद वापस वही वैल्यू आएगी। ये हमको कैसे समझ में आता है, सिंपल है। सो इफ यू रिमेंबर, इस Q पॉइंट पे जब एंगल 90 डिग्री बना था, साइन की वैल्यू थी 1, क्योंकि y इक्वल टू साइन थीटा है ना, 90 डिग्री पे। अब मैं अगर वापस से एक राउंड लगा के आता हूँ, मतलब 360 एंगल घूम के आता हूँ, तो वापस वही वैल्यू मिलेगी साइन की, है ना। तो 90 डिग्री पे, या फिर 90 + 360 पे, या फिर 90 + 360 + 360 720 पे। इसको अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो π/2 पे, या फिर π/2 + 2π पे, या फिर π/2 + 4π पे, π/2 + 6π, π/2 + 8π, so on so forth। हर 2π के बाद साइन की वैल्यू रिपीट होती है, तो उसको बोलते हैं पीरियड। सिमिलरली cos, ये एग्जैक्टली सेम है, दिस इज सेम। बात आ गई tan की। अब tan का प्रॉब्लम क्या है, tan जो है, tan थीटा है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आपने मैथमेटिक्स में
कुछ वर्ड्स सुने होंगे फ्रिक्वेंटली, वेल डिफाइंड फंक्शन, है ना। वेल डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है जब फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी नहीं होगी, जब फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी आ गई तो उसको बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड, या फिर वहां पे डिफाइन नहीं कर सकते हो फंक्शन को। तो tan के केस में डोमेन क्या होगा, सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट फॉर, सिर्फ वो वैल्यू छोड़ के जब जब tan इंफिनिटी होगा। और tan इंफिनिटी कब होगा, जब जब cos 0 होगा। और cos 0 कब होता है, π/2, है ना, cos π/2, ठीक। और कहाँ पे होता है 3π/2, 3π/2 पे होता है ना cos 3π/2। और कहाँ होता है 5π/2, मतलब 2n+1 π/2। तो 2n+1 π/2, ये सारे वैल्यूज छोड़ के दैट इज डोमेन ऑफ tan थीटा। क्यों, क्योंकि π/2 पे 3π/2 पे सो ऑन सो फोर्थ, इन सारी वैल्यूज पे cos की वैल्यू 0, मतलब समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इट इज इंफिनिटी। तो tan की वैल्यू आप π/2 पे डिफाइन नहीं कर सकते हो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो tan का जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन है, जहां जहां मैं tan को डिफाइन कर सकता हूं, सारे रियल नंबर्स सिर्फ 2n+1 π/2 छोड़ के। रेंज, tan का रेंज होता है एनी नंबर, रियल नंबर। आपने देखा होगा tan तो -∞ से +∞ पे जाता है, तो रेंज तो उसका एनी रियल नंबर है, पीरियड पाई। क्योंकि tan की वैल्यू अनलाइक साइन एंड कॉस, साइन और कॉस की वैल्यू हर 2π 360 के बाद रिपीट होती है, tan की वैल्यू हर बार पाई मतलब 180 के बाद रिपीट होती है। ओके, तो पीरियड इज पाई, किसका, tan का। कॉट का केस मोर और लेस सेम ही है, सिर्फ कॉट के केस में रियल नंबर -n π, क्योंकि कॉट जो है ये उल्टा है, कॉट है cos अपॉन साइन। तो जब जब साइन 0 होगा, साइन 0 कब होता है, 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, 4π पे, 5π पे। तो r-0, r-π, r-2π, r-3π, तो r-nπ। तो कॉट का डोमेन जो है वो r-nπ है, मतलब nπ को छोड़ के मैं हर जगह पे कॉट को डिफाइन कर सकता हूँ, वहां पे कॉट की फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, दैट इज व्हाट इट मींस। और रेंज, रेंज आपको पता है अगेन, कॉर्ड का आपको एनी रियल नंबर मिल सकता है, और इसका भी आता है पीरियड पाई। बाकी सेक और कोसेक आई एम लिविंग इट फॉर यू टू गो थ्रू इट, बिकॉज वी कैन नॉट गो थ्रू एवरीथिंग हियर, हमारे पास एक सेशन है तो हमको बहुत कुछ कवर करना है। नाउ we'll need next 20 to 25 minutes and we are done with trigonometry। क्यों, क्योंकि अब रियल मजा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, कंपाउंड एंगल्स। एंड आई ऑलवेज से कंपाउंड एंगल्स मतलब बेसिकली एडिशन ऑफ टू एंगल्स, इन शॉर्ट दैट इज कंपाउंड एंगल। दो एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी एंगल बनेगा वो कंपाउंड एंगल होता है। अगर आपको एक सिंगल फॉर्मूला पता है तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री पता है। कैसे, इफ यू नो दिस साइन ऑफ a प्लस b, ये आता है आपका साइन a cos b प्लस cos a sin b, cos a sin b। इसको याद कैसे रखते हैं, इजी है याद रखने का। अगर साइन है और बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी बीच में प्लस है, साइन ऑफ a प्लस b है तो राइट हैंड साइड पे जो दो टर्म है उसके बीच में प्लस है। अगर बीच में माइनस है तो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, अगर हमारे पास यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी बीच में माइनस है। साइन ऑफ a माइनस बी इज साइन a cos b माइनस cos a sin b। और अगर साइन ऑफ की बात कर रहे हैं, साइन ऑफ सम एंगल, तो ऐसा लिखते हैं इसको, साइन साइन कॉस, ऐसा याद रखना पड़ता है, वो साइन साइन कॉस, मतलब साइन ऑफ a प्लस बी साइन a cos b प्लस cos a sin b। अब अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस ऑफ a प्लस बी, ये कॉस 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 होता है, मतलब कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल, कॉस ऑफ सेकंड एंगल,
और कॉस में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, साइन ऑफ सेकंड एंगल, cos of a minus b is cos first angle cos second angle plus sin first angle sin second angle. Good. Now again I am saying, अगर आपको सिर्फ पहला फॉर्मूला याद रहता तो आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री पता है, क्योंकि पहला पता है तो आपको दूसरा याद रहेगा, अगर आपको दूसरा याद रहेगा तो आपको तीसरा भी आने वाला है, चौथा भी आने वाला है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जस्ट साइन ऑफ a प्लस b sin a cos b plus cos a sin b, sin of a minus b is sin a cos b minus cos a sin b, cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. Now real fun starts here. अगर आप कंफ्यूज्ड हो, जैसे हम फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास एक एंगल आ गया साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, ओके, हमको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक साइन ऑफ यहाँ पे पाई बाई 2 आ गया और प्लस थीटा आ गया, तो हाफ एंगल अगर आता है ना तो राइट हैंड साइड में साइन का कॉस बन जाता है। हम फिलहाल यहाँ पे प्लस या माइनस उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हाफ एंगल आ गया तो साइन का कॉस, लेकिन यहाँ पे अगर पाई प्लस थीटा है तो साइन का साइन प्लस की माइनस वो देखेंगे हम लोग। नाउ द थिंग इज साइन ऑफ पाई प्लस थीटा मतलब साइन ऑफ a प्लस b, क्या फॉर्मूला था, साइन a cos b प्लस cos a sin b। साइन ऑफ पाई 0 होता है, 0 तो पहला टर्म 0, cos पाई -1 होता है और इनटू sin थीटा है तो आ गया माइनस sin थीटा, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा। अब अगर मुझे इतना सारा नहीं सॉल्व करना, मुझे शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए, तो ऐड शुगर टू कॉफी पता होना चाहिए। जब आप साइन ऑफ पाई प्लस थीटा लिख रहे हो, सबसे पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे साइन का साइन ही रहने वाला है, साइन का कॉस नहीं बनेगा। ये पाई प्लस थीटा, पाई मतलब इतना एंगल 180 प्लस थीटा मतलब आप कहाँ पे हो, आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। कौन सी साइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये साइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल फंक्शन मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, साइन था, ओरिजिनल फंक्शन साइन था, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा है, गुड, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा है तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा साइन थीटा रहने वाला है लेकिन नेगेटिव। सिमिलरली कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉस का कॉस रहेगा क्योंकि यहाँ पे पाई आ गया था, और थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो वापस नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ tan पॉजिटिव हो सकता है या कॉट। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा तो वापस से क्योंकि पाई माइनस थीटा है तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन पाई माइनस थीटा मतलब यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव साइन थीटा। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस का कॉस, लेकिन यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं होता है तो नेगेटिव कॉस थीटा। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये एक्सट्रीमली सिंपल चीज है, दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल चीज, राइट, एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, तो यू नीड टू नो दिस। अब साइन ऑफ a प्लस बी आ गया, साइन ऑफ a माइनस बी आ गया, कॉस ऑफ a प्लस बी आ गया, कॉस ऑफ a माइनस बी आ गया। समटाइम्स आपको tan ऑफ a प्लस बी भी रिक्वायर्ड होता है, तो ये आता है आपका साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी बाय डेफिनेशन ऑफ tan। तो व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस बी, अभी आपने लिखा है sin a cos b प्लस cos a sin b divided by what is cos of a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, ऐसा आएगा ये। अब हम ऐसा करेंगे, हम इसको cos a cos b से डिवाइड कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट sin a cos b प्लस cos a sin b divided by cos a
cos b। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर को भी हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। तो लेट्स डिवाइड डिनोमिनेटर एज वेल। ओके राइट, तो अब now I'll just copy this to the next page। ओके सो अब जब आप इसको सेपरेट करोगे, जब आप पहली टर्म सेपरेट करोगे, मतलब आप लिखोगे sin a cos b अपॉन cos a cos b। तो cos b कैंसिल, मतलब tan a बचेगा, और सिमिलरली सेकेंड टर्म में tan b बचेगा। तो आपको न्यूमरेटर में मिलने वाला है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b, और डिनोमिनेटर में आप जब सेपरेट करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब पहली टर्म में 1 आएगा, दूसरी टर्म में tan a tan b आएगा, और बीच में नेगेटिव आएगा। तो व्हाट यू हैव ऑब्टेन्ड इज tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b as tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली जब आप tan ऑफ a माइनस b करोगे, जब आप tan ऑफ a माइनस b करोगे, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो वन फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला अगर याद था तो दूसरा आ गया, दूसरा याद था तो तीसरा आ गया, चौथा आ गया। अगर ये आ गया तो tan ऑफ a प्लस बी आ गया, tan ऑफ a प्लस बी आ गया, tan ऑफ a माइनस बी भी आ गया। और अगर ये एक फॉर्मूला याद है तो बाकी सारे फॉर्मूलास कैसे आते हैं यू विल नो सून। तो अब इफ आई ऐड फर्स्ट टू फॉर्मूलाज, मैं अगर पहले दो फॉर्मूला को ऐड करता हूँ, एडिशन करता हूँ, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, मतलब मुझे मिल जाएगा इफ आई ऐड दीज टू, तो आई विल गेट, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि एडिशन किया ना हमने, एडिशन किया, तो हमको मिल जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 2 साइन a cos b। अब मैं बोलता हूँ लेट a इज इक्वल टू c प्लस d बाई 2 एंड b इज इक्वल टू c माइनस d बाई 2। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें हम a की वैल्यू c प्लस d बाई 2 करेंगे और b की वैल्यू c माइनस d बाई 2 डालेंगे। तो बाय द वे, तो सबसे पहले ये आ जाएगा साइन ऑफ a क्या था c प्लस d बाई 2 प्लस b c माइनस d बाई 2 प्लस साइन ऑफ a माइनस b, तो c प्लस d बाई 2 माइनस c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 2 साइन a है आपका c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। तो ये आपको मिल गया साइन ऑफ, जब आप इसको ऐड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको मिलेगा c प्लस d प्लस c माइनस d बाई 2। तो डी डी कैंसल, c प्लस सी 2c बाई 2 मतलब c, तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा साइन c प्लस साइन b इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। इसको आप बोलते हो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। और ये भी आप कहीं ना कहीं लिखा होगा आपने, ये 2 साइन a cos b इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला भी काम का है आपके, क्योंकि इस आई विल टेल यू नाउ कि 12th में जब आप फिजिक्स सीखोगे तो बहुत सारी जगह पे, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वेव्स,
व्हेन यू आर लर्निंग वेव ऑप्टिक्स, मैं रे ऑप्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ। यू आर टॉकिंग अबाउट बीट्स, बीट्स मतलब साउंड से रिलेटेड फिनोमेना होता है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, साइन सी प्लस साइन बी याद ही नहीं होता। याद क्यों नहीं होता? क्योंकि समझा नहीं ना कैसे आया। तो एक फॉर्मूला वोल ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन ऑफ ए प्लस बी याद है तो साइन ऑफ ए माइनस बी याद है, cos ऑफ a प्लस बी याद है, cos ऑफ a माइनस बी भी याद है। अगर sin ऑफ a प्लस बी याद है तो sin ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, sin ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, sin ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, sin ऑफ पाई प्लस थीटा, cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, सब होता है एक फॉर्मूला से, सब कुछ होता है। गुड। और उसी एक फॉर्मूला से ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी आता है, तो sin ऑफ 3 प्लस sin ऑफ d भी आ गया। ये कैसे आया? ये हमने पहले दो इक्वेशन को ऐड किया था, अब मैं इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो जब मैं इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कैंसिल आउट, ओके, इफ आई सब्ट्रैक्ट। तो उस केस में जैसे यहाँ पे हमको साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी मिला है, वहां पे हमको साइन ऑफ, मैं करके ही दे देता हूँ आपको, तो हम वो दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी कर रहे हैं हम लोग। तो ये आएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ कोर्स माइनस कर रहे हैं, तो cos ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ cos a sin b। तो वापस से वही a प्लस बी, अभी हमने देखा कि साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी क्या आया आपके पास, साइन ऑफ a प्लस बी करने के बाद क्या आया, a प्लस बी क्या आया था, c आया था। जिसको नहीं पता वापस बता रहा हूँ, a प्लस बी, a क्या था c प्लस d बाई 2, b क्या था c माइनस d बाई 2, तो ये आया था 2c/2 मतलब c। सिमिलरली a माइनस बी करने के बाद क्या आया था, ये आया था d। ओके, तो इफ आई पुट a प्लस b एज c प्लस d बाई 2 प्लस c माइनस d बाई 2 मतलब a प्लस b को पूरा सॉल्व करूंगा मैं, तो व्हाट आई विल बी लेफ्ट विथ, मुझे मिल जाएगा यहाँ से साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। तो ये आ गया सेकेंड फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। So you have second factorization formula over here, और ये और एक फॉर्मूला बन गया आपके पास 2 cos a sin b इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b, राइट। तो overall what is the summary? The summary is this: if you know what is sine of a plus b, you know what is sine of a minus b, and you know what is cos of a plus b, and you also know what is cos of a minus b. And if you know this, you know what is sin c plus sin d, and you know what is sin c minus sin d, क्योंकि sin of c plus sin d इन दोनों को ऐड करने से आता है, साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी इनको माइनस करने से आता है, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी इन दोनों को प्लस करने से आएगा, मतलब थर्ड फोर्थ इक्वेशन को प्लस करने से आएगा, और कॉस सी माइनस कॉस डी इन दोनों को माइनस करने से ऑब्टेन होता है। तो एक फॉर्मूला पता था तो 7 और पता है, और भी है। तो यू ऑल्सो नो व्हाट इज 2 साइन ए कॉस बी, और मैंने बताया कैसे निकाला, अभी अभी देखा हमने 2 साइन ए कॉस बी। ओके तो पहले दो इक्वेशन को ऐड कर दिया तो आपको मिल गया 2 साइन ए कॉस बी, है ना। ये आपका आता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। सिमिलरली आपको मिल जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, ये आता है पहले दो इक्वेशन को माइनस करने से, तो ये आपका आ जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। सिमिलरली आपको फिर 2 cos a cos b या फिर 2 sin a sin b भी मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, वहां से मिल जाएगा आपको। तो ओवरऑल जस्ट नोइंग फर्स्ट फॉर्मूला ये पता है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा पता है। अगर ये पता है
आपको पहला फॉर्मूला पता है तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री पता है, क्योंकि साइन ऑफ ए प्लस बी अगर आप लिखते हो तो मेरी मर्जी, मुझे अगर साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा निकालना है तो मैं कर सकता हूँ, मुझे साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करना है तो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ए की जगह पे और बी की जगह पे एंगल्स की वैल्यू चेंज करूंगा। सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस बी में भी मैं कॉस इसमें ए और बी की वैल्यू चेंज करूंगा एंड देन आई विल गेट व्हाट इज रिक्वायर्ड। फिर उस केस में तो आपको कौन से क्वाड्रेंट में हो वो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। अगर आप ये कंप्लीट फॉर्मूलाज आप यूज करते हो, ये चारों अगर इसको यूज करते हो डायरेक्टली, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कौन से क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि ये आपको ए और बी की वैल्यूज, जैसे ये पाई बाई 2 ये थीटा, तो साइन पाई बाई 2 थीटा, कॉस पाई बाई 2 थीटा, साइन पाई बाई 2 1, ये कॉस थीटा, ये कॉस ऑफ पाई बाई 2 0 आता है, तो आपको मिल जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, देखो तो इससे ही आता है वो, राइट। So if you are using this compound angles related 4 formulas, then you don't have to worry about which quadrant you are in. Directly यहाँ पे values डालना और आपको मिल जाएगा, right? So far हम लोगों को इतना ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए. This much is required. Okay? So we started off today with defining what is directed angle. पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं, नेगेटिव किसको बोलते हैं, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कैसे जाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होता है, कोटर्नल एंगल्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा. उसके बाद हमने देखा कि हाउ डू वी गेट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन वी ऑब्टेन्ड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर. देन हमने देखा कि कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव एंड फोर्थ में cos पॉजिटिव. देन वी सॉ व्हाट आर रेंज एंड डोमेन ऑफ फंक्शंस, पीरियड क्या है, वो सब हमने आज कवर किया है. देन वी वेंट एंड सॉ कंपाउंड एंगल्स एंड देन वी वेंट एंड सॉ फैक्टराइजेशन फार्मूलाज, मतलब ये sin c plus sin d, sin c minus sin d, cos c plus cos d, cos c minus cos d, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन फार्मूला. तो इतना आपको ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स के लिए पता होना चाहिए, इतना ही पता होना चाहिए. जो 12th में हायर लेवल ट्रिग्नोमेट्री है, यू डोंट नीड दैट फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ नीट मिनिमम, उसके तो नहीं लगता है, राइट. और जो जेडब्ल्यू का ग्रुप रखेगा उसका तो मैथ्स बाय डिफॉल्ट होगा, तो गुड. अब in the next session we will discuss derivatives and integrals which are required. हमको टोटल लॉग, इंडाइसेस, एक ये ट्रिग्नोमेट्री 2, तीसरा डेरिवेटिव और चौथा इंटीग्रल, ये चार चीजें हमको फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगते हैं. तो नेक्स्ट Sunday I will arrange one more session where we will be talking about derivatives and integral. उसमें भी ऐसा ही है, 2-3 फॉर्मूला याद है तो पूरा डेरिवेटिव पूरा इंटीग्रल आ जाता है. Okay, good. So we'll stop here for the day and then next week we will take one more session.